अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप सब? कैसी हो रही है पढ़ाई आप सबकी? बस आपने ना अपना जो फुल पोटेंशियल है ना वो आपने लगा देना है। और पोटेंशियल बेसिकली आता है बिलीव से। अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर आपके पास पोटेंशियल भी आ जाता है वो काम करने के लिए। और जब आपके पास पोटेंशियल आ जाता है तो फिर आप उससे एक्शन परफॉर्म करते हो। और जब आप एक्शन परफॉर्म करोगे फुल पोटेंशियल के साथ तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब रिजल्ट अच्छा आता है तो उससे आपका बिलीव और स्ट्रांग हो जाता है। तो लेकिन अगर आपका बिलीव सिस्टम वीक है तो आपके पास पोटेंशियल भी नहीं आएगा। पोटेंशियल नहीं आएगा, प्रॉपर एक्शन जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। एक्शन जो है फिर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जब एक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर बिलीफ और कमज़ोर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सक्सेस साइकिल। तो बस आपने बिलीफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रखना है, पोटेंशियल आ जाएगा, फिर आप एक्शन परफॉर्म करोगे और फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने। तो हमने पढ़ लिया था केपी केसी का रिलेशन, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के केसी, और फिर उससे रिलेटेड हमने कैलकुलेशन की थी। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ केसी। जी, केसी की दो एप्लीकेशंस हैं। एक हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अबाउट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यानी कि हम बता सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। किसी खास पॉइंट पे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, आया वो फॉरवर्ड है उस पॉइंट पे, या रिवर्स है, या इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, लेट से हमारे पास ये एक रिएक्शन है H2 + I2, इट गिव्स 2HI। इसकी जो स्टैंडर्ड केसी वैल्यू है ना, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस रिएक्शन की जो केसी वैल्यू होती है, सपोज वो है 80।
अच्छा, अभी आपको नहीं पता कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया कि नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी पॉइंट पे इनकी कंसंट्रेशंस मालूम करनी है और आपने इसकी रेशो निकालनी है। तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो, जब आपको श्योर ना हो कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर हम उसको केसी नहीं कहते, हम उसको क्यूसी कहते हैं। दिस इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट। तो बेसिकली आपने रेशियो ही लेनी है। तो आप क्यूसी भी उसी तरह लिखोगे जिस तरह केसी लिखते हो। ऊपर आएगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे आएगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो किसी खास इंस्टेंट पे आपको ये नहीं पता कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया कि नहीं हुआ, तो आप उस पॉइंट पे जो आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशो लेते हो उसको हम केसी नहीं कहते, उसको हम क्यूसी कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट। और लेट से कि आपने इन तीनों की वैल्यूज पुट की और आपके पास ये जो क्यूसी का आंसर आया ये आ गया 60। तो इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा? जब रेशियो का आंसर 80 हो। इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा? जब इस रेशियो का आंसर क्या हो, 80। तो इसका मतलब है आपने इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है, तो आप अभी आपके पास रेशियो कितनी आई है, 60। तो आपने 80 तक जाना है, तो आपने ये रेशियो बढ़ानी है। तो आप ये रेशियो बढ़ाओगे कैसे? प्रोडक्ट को बढ़ाओगे आप। ये रेशियो कैसे बढ़ेगी? जब न्यूमरेटर बढ़ेगा। न्यूमरेटर क्या है? प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट्स बढ़ाओगे। तो प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में बढ़ते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर किसी खास पॉइंट पे क्यूसी की वैल्यू केसी से कम आ जाए, तो आपकी जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होती है। और अगर किसी खास इंस्टेंट पे क्यूसी ग्रेटर आ जाए केसी से, मतलब लेट से इस रेशियो का आंसर आ गया था जी 90, पर इक्विलिब्रियम होता है 80 पे, तो इसका मतलब आपने ये वैल्यू कम करनी है। ये कम कैसे करोगे? जब न्यूमरेटर को कम करोगे। न्यूमरेटर कौन है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को आपने कम करना है। प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में कम होगा? रिवर्स डायरेक्शन में। तो जब क्यूसी केसी से ग्रेटर हो तो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी रिवर्स। और अगर क्यूसी केसी के बराबर ही आ गया, मतलब ये भी 80 आ गया, ये 80 ही था और क्यूसी भी 80 आ गया, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो उस पॉइंट पे दोनों का रेट बराबर है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का रेट बराबर है। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। एक तो हमने बात की वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब हम प्रिडिक्ट करेंगे, दूसरी एप्लीकेशन है वी कैन प्रिडिक्ट अबाउट एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट से मुराद है कि रिएक्शन किस हद तक पहुंच गया है, कि रिएक्शन ने ऑलमोस्ट कितने प्रोडक्ट बना दिए हैं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन से ये मुराद होता है कि रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं उस पॉइंट पे। तो यहां पर हमारे पास तीन तीन बातें हैं। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, इफ केसी वैल्यू इज वेरी लार्ज, तो रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादातर प्रोडक्ट्स होंगे। इसका मतलब रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि केसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के। हाँ जी, केसी किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है रिएक्शन मिक्सचर में। तो इसका मतलब है उस रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल है जी हमारे पास 2O3, इट गिव्स 3O2। और इस रिएक्शन की जो केसी वैल्यू है वो है 10⁵55। तो 10⁵55 ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये किस टेम्परेचर पर है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सर में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा केस क्या होगा? अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इफ केसी वैल्यू इज वेरी स्मॉल,
तो इसका मतलब अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादातर रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है 2HF, इट गिव्स H2 प्लस I2, सॉरी H2 प्लस F2, और इसकी केसी वैल्यू है जी 10⁻⁻13, और ये 10⁻⁻13 है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, यहां पर अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है ना, अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब उस रिएक्शन मिक्सर में ज़्यादातर प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो उसके केस में जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट। इसलिए तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उस रिएक्शन मिक्सर में, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। और अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, जैसे कि यहाँ पर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर हैं। तो ज़्यादा कौन एग्जिस्ट कर रहा है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके केस में रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल है। तो अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है तो रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। ठीक है। और चार्ली, इसका जो तीसरा केस होगा वो क्या होगा कि केसी की वैल्यू ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा, केसी वैल्यू इज मॉडरेट, केसी वैल्यू मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी कि वो वैल्यू है 0.5 या 0.7 या 1। तो ये केसी की वैल्यू जो है मॉडरेट है, तो इसका मतलब रिएक्शन मिक्सचर में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मतलब रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं रिएक्शन मिक्सचर में और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। जी, केसी की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका मतलब उस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबल हैं ज़्यादा, और अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इसका मतलब है उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जी, अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है। अब हम उन फैक्टर्स को पढ़ने लगे हैं जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज करते हैं, यानी कि जब हम किसी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम में होता है उसको अगर हम डिस्टर्ब करें तो क्या होगा। ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे डिस्टर्ब कर सकते हो, ये अब हम पढ़ने लगे हैं। तो इसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई होगा, वो प्रिंसिपल है जी ली शेटलियर्स प्रिंसिपल। जी, हमारे पास प्रिंसिपल है ली शेटलियर्स प्रिंसिपल। इसमें जो हम कंडीशंस पढ़ेंगे, इसमें जो हमारे पास जिनको हम स्टडी करेंगे, जिनको हम चेंज करेंगे, वो है सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, किसकी, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, तो क्या होगा, ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। और तीसरा हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम।
प्रेशर को चेंज करो या वॉल्यूम को चेंज करो, एक ही बात है। तो इन तीनों की मदद से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं इसको समझाऊंगा मैं एक एग्जांपल के साथ, और एग्जांपल है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्ट्स प्रोसेस। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया NH3 बाय हेबर्ट्स प्रोसेस। अमोनिया को हम बनाते हैं हेबर्ट्स प्रोसेस की मदद से। हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2, इट गिव्स 2NH3। अमोनिया की जो फॉर्मेशन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो है -92.46 -92.46 किलो जूल्स। ठीक है, अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो दूसरा लाजमी एंडोथर्मिक होगा। तो यहां पर ये हमारे पास फॉरवर्ड जो था, इस केस में जो फॉरवर्ड है वो एक्सोथर्मिक है और जो रिवर्स है वो एंडोथर्मिक है। यानी कि अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है और अमोनिया की जो डीकम्पोजिशन है वो एंडोथर्मिक है। कैसे पता चला हमें कि जो अमोनिया की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, अमोनिया जब बन रहा है तो हीट रिलीज हो रही है 92.46, तो इसका मतलब अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक है। अच्छा जी, अब ये जो रिएक्शन है ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। जब हम इंडस्ट्री में अमोनिया बनाते हैं, जब हम इंडस्ट्री में अमोनिया बना रहे हैं तो ये तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह हमें प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा मिलेगा, जब हम कोई चीज़ इंडस्ट्री में बना रहे होते हैं तो हमें वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, बल्क में चाहिए होता है। तो इस तरह हमें अमोनिया कैसे ज़्यादा मिलेगा, अमोनिया तो दोबारा चेंज हो जाता है रिएक्टेंट में क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड कैसे हासिल कर सकते हो। आपने अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड हासिल करनी है क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप बना रहे हो तो ये कमर्शियल लेवल पे बना रहे हो, तो आपको अमोनिया लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, बल्क में चाहिए। पर जो अमोनिया बनता है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। तो अब हम तीन तरीकों से अमोनिया की जो यील्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? पहले हम बात करेंगे बाय चेंज इन कंसेंट्रेशन। पहले हम क्या बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन। सपोज, मैं सपोज कर रहा हूं कि अमोनिया जो था इक्विलिब्रियम पे, अमोनिया था 40 और जो रिएक्टेंट्स था वो था 20। रिएक्टेंट्स कितने थे? 20 और प्रोडक्ट्स थे 40। तो मैंने इस इक्विलिब्रियम, और आपके पास केसी कितना आ रहा है, 40 को 20 से डिवाइड करो तो केसी कितना आ रहा है आपके पास 2। केसी कितना आ रहा है आपके पास 2। तो इसका जो स्टैंडर्ड केसी हमारे पास आ रहा है वो जी 2 आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से रिएक्शन मिक्सचर में से अमोनिया को विड्रॉ कर लिया। जब मैंने अमोनिया को विड्रॉ किया तो यहां पर अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो गई। लेट से अब अमोनिया की कंसंट्रेशन होगी 20। तो अब प्रोडक्ट्स कितने हैं? 20 और रिएक्टेंट कितने हैं? 20। तो अब केसी कितना आ रहा है? अब रेशो कितनी आ रही है? 1। पर आपको 2 तक जाना है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे इस रेशो का आंसर 2 होना चाहिए। तो आपने 1 से 2 पे जाना है, तो आपने ये रेशो बढ़ानी है। ये रेशो आप कैसे बढ़ाओगे? न्यूमरेटर को बढ़ा के। न्यूमरेटर कौन है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपने बढ़ाने हैं, तो प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में बढ़ाओगे? फॉरवर्ड में। तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, तो और अमोनिया बन जाएगा। तो आप अमोनिया को विड्रॉ करते जाओ और अमोनिया बनता जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर देते हो तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाती है। या दूसरी बात क्या हो कि अगर आप रिएक्टेंट को ज्यादा कर दो, लेट से मैंने रिएक्टेंट को ज्यादा कर दिया था 40, रिएक्टेंट को आपने कितना कर दिया था? 40। तो प्रोडक्ट कितना था? 40। तो 40/40 आंसर क्या आया? 1। तो अब भी आपने जो स्टैंडर्ड केसी वैल्यू थी वो थी 2, तो आपने 1 से 2 पे जाना है। तो आपको ये रेशो बढ़ानी है। ये रेशो कैसे बढ़ेगी? जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, और प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा? फॉरवर्ड में। तो अमोनिया की आपने यील्ड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाओगे? बाय कंटिन्यूअल विड्रॉल ऑफ अमोनिया, कंटिन्यूअस विड्रॉल ऑफ अमोनिया।
अच्छा जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है आपने। हम ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन है हमारे पास, हेबर्स प्रोसेस। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम रिएक्ट करवा के अमोनिया बना रहे हैं, और ये अमोनिया हम बना रहे हैं इंडस्ट्री में, और अमोनिया हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, बल्क में चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो अमोनिया बनता है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है, तो इससे तो हमें अपनी अमोनिया की ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलेगी ना। तो हम अमोनिया की मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम यील्ड कैसे हासिल कर सकते हैं? 3 तरीकों से। पहली बात यह है कि आप इस रिएक्शन मिक्सचर में से अमोनिया को निकाल लो। इस रिएक्शन मिक्सचर में से आप क्या करो, अमोनिया को निकाल लो। कैसे निकालोगे? आप इसको लिक्विफाई कर दोगे अमोनिया, इसका टेम्परेचर कम करोगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप इस रिएक्शन मिक्सचर को कूल करोगे, अमोनिया लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो आप अमोनिया को बाहर निकाल लोगे। मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं रिएक्शन मिक्सचर में वो थे 40 और रिएक्टेंट्स थे 20। तो इसका केसी कितना आ रहा है? प्रोडक्ट्स कितने हैं 40 और रिएक्टेंट्स कितने हैं 20, तो केसी कितना आया? 40 को 20 से डिवाइड किया, तो स्टैंडर्ड केसी इसका क्या आ रहा है? 2। लेकिन अगर आपने इसमें से अमोनिया निकाल लिया, लेट से आपने इसमें से 20 अमोनिया निकाल लिया, तो पीछे अमोनिया कितना बच गया? 20। तो अब इस रेशो का आंसर क्या आएगा? अब प्रोडक्ट्स पीछे कितने रह गए? 20, और रिएक्टेंट्स कितने थे? 20। तो अब 20/20 का आंसर क्या आ रहा है? 1। तो अब आपकी रेशो का आंसर आ रहा है 1, पर आपने पहुंचना है 2 तक। जो स्टैंडर्ड केसी वैल्यू है वो 2 है, तो 1 से आपने 2 पे जाना है। वो कैसे जाओगे? जब आप न्यूमरेटर को बढ़ाओगे, जब आप प्रोडक्ट्स को बढ़ाओगे, और प्रोडक्ट्स किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप अमोनिया को विड्रॉ करते जाओगे, वो और अमोनिया बनाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कंसंट्रेशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करते हैं, और वो दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करता है। ये जो दूसरा पॉइंट है वो हम टेम्परेचर के हवाले से बात करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने जरा ध्यान से सुनना है। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं। जब तक वो हीट रिलीज नहीं करेंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आपने टेम्परेचर कम करना होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आपने टेम्परेचर कम करना होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को आपने टेम्परेचर देना होता है, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है। तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करेगा, और जब जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करेगा। क्लियर है? मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन होता है जो जब तक अपनी हीट लूज नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जब तक हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को तो हीट की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो हमने टेम्परेचर कम करना है, उनका टेम्परेचर कम होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हमेशा आपने टेम्परेचर को कम करना है। तो जब भी आप टेम्परेचर कम करोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होंगे, और जब आप टेम्परेचर को ज्यादा करोगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर किया जाएगा। अब अमोनिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अमोनिया की फॉर्मेशन क्या है ये मैंने अभी आपको बताया, अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। तो जब आप अमोनिया बना रहे हो और अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, तो अमोनिया बनाने के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? अमोनिया की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, तो अमोनिया ज्यादा बनाने के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? जी, हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, बाय डिक्रीजिंग दी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे। तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो अमोनिया ज्यादा बनेगा, और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होगा,
तो फिर अमोनिया जो है ना वो डीकम्पोज होने लग जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। और तीसरी बात है जी, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है, अब हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करने लगे हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक सिंपल सा आपको रूल बताने लगा हूं। जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, इंक्रीजिंग द प्रेशर favors the reaction from greater number of moles to less number of moles। जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा हायर नंबर ऑफ मोल्स से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ होगी। ये ये पॉइंट आपने याद रखना है। इंक्रीजिंग द प्रेशर, या यहां पर ये भी हो सकता है बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, दोनों बातें हैं, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे, डिक्रीजिंग द प्रेशर, और दूसरी बात क्या होगी वॉल्यूम के केस में, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, फेवर्स द रिएक्शन, उल्ट है उसका, फ्रॉम लेस नंबर ऑफ मोल्स टू ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, प्रेशर अगर आप डिक्रीज करोगे या वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स से ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ होगी। और अगर दोनों के मोल्स इक्वल हैं, अगर प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। तो जब आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हैं, तो फिर प्रेशर चेंज करने से या वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी, फिर प्रेशर और वॉल्यूम का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अभी आपने अमोनिया बनाना है, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हैं 1 और 3, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 4 मोल्स हैं, और प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास 2 मोल्स हैं। तो आपने अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया बनाने के लिए आप क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे या प्रेशर डिक्रीज करोगे? आपने अमोनिया ज्यादा बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे या प्रेशर डिक्रीज करोगे? तो किस तरफ मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड पर, और अमोनिया की तरफ कितने हैं, 2 मोल्स। तो आपने ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है, तो आपको प्रेशर इंक्रीज करना होगा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो इसमें हमने देखा कि हमने 3 तरीकों से इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया, तो वो इक्विलिब्रियम दोबारा से अपने आप को अचीव करने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं ली शेटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली शेटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ ए स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम at equilibrium, the system acts in such a way to nullify
its effect as far as possible। जब भी आप किसी सिस्टम को जो इक्विलिब्रियम में होता है, अगर आप उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, कैसे, या आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, या आप टेम्परेचर चेंज करते हो, या आप प्रेशर चेंज करते हो, तो सिस्टम उस इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करता है, यानी कि सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये तीनों कंडीशन से हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज किया, लेकिन जो केसी है वो कांस्टेंट रहता है। केसी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है, ना प्रेशर चेंज करने से केसी चेंज होता है, ना वॉल्यूम चेंज करने से केसी चेंज होता है, ना कंसंट्रेशन चेंज करने से केसी चेंज होता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है। अगर आपने केसी को चेंज करना है तो केसी को चेंज करने के लिए आपको टेम्परेचर चेंज करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम? There is no effect of catalyst on equilibrium position and equilibrium constant। ना ही इसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता है और ना ही इसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो दोनों रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहा होता है, फॉरवर्ड को भी, रिवर्स को भी। तो कैटलिस्ट जो है ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट करता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। हाँ, ये इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव कर लेता है, कैटलिस्ट सिर्फ जल्दी से अचीव कर लेता है इक्विलिब्रियम। तो ये हेबर्ट्स प्रोसेस में हमने कंडीशंस पढ़ ली और ये हमने इस इफेक्ट्स भी पढ़ लिए, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। अब अमोनिया बनाने के लिए हमारे पास जो ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस हैं वो क्या हैं? अमोनिया बनाने के लिए जो हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस हैं, तो चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -92.46 किलो जॉल्स। अच्छा, इसमें जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज आयरन। आयरन कैटलिस्ट है और आयरन के साथ इसके प्रोमोटर्स होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका। इसके साथ साथ इनका मिक्सचर भी होता है। ये प्रोमोटर्स हैं इसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑल्दो हम कह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर हमने कम करना है, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करवाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो फिर भी हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, या केल्विन में होगा ये 673 केल्विन। और जो हमें प्रेशर चाहिए वो है 200 to 300 ATM। और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर अमोनिया कितने परसेंट होता है ये एमसीक्यू में आ जाता है। इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अमोनिया 35% होता है। तो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा हुआ है बायो में, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहां पे भी तो हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं ना, जो हमारी सराउंडिंग एयर है उसकी नाइट्रोजन को हम फिक्स कर रहे हैं। तो यहां पर हेबर्ट्स प्रोसेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने परसेंट होती है? 13%। यानी कि जितनी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसका जो 13% है वो हेबर्ट्स प्रोसेस में होती है। ठीक है, तो ये था जी सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्ट्स प्रोसेस। और हमने वो तमाम फैक्टर्स पढ़ लिए जिससे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसकी भी यही कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट। इसी तरह हम सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, 2SO2 + O2 इट गिव्स 2SO3। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसकी हीट है -194 किलो जॉल्स पर मोल। तो ये एक्सोथर्मिक है और रिवर्स जो है वो एंडोथर्मिक है। तो इसके बनाने के लिए भी वही कंडीशंस होंगी ना आपके पास। इसके बनाने के लिए भी आप क्या करोगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड विड्रॉ करोगे, या आप क्या करोगे?
ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कर दो, SO2 की सप्लाई ज़्यादा कर दो, या रिएक्टेंट ज़्यादा कर दो। दूसरा, टेम्परेचर को कम करोगे, प्रेशर को इंक्रीज करोगे। ठीक है। तो जब भी आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा हासिल करनी है, तो आप प्रोडक्ट्स को विड्रॉ करो या रिएक्टेंट्स की अमाउंट को ज्यादा कर दो। जब भी आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करना है तो आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। जब भी आपने एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करना है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। जब भी आपने ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है तो आप प्रेशर इंक्रीज करोगे। जब भी आपने लेसर नंबर ऑफ मोल्स से ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाना है तो आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे। और अगर प्रेशर सॉरी अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी, तो अब हम बात करेंगे। तो पहले एक एमसीक्यू है जी। आइस एंड वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर by increasing the pressure the equilibrium will shift in. By increasing the pressure the equilibrium will shift in. फॉरवर्ड रिवर्स अल्फा है जी, फॉरवर्ड बीटा है, रिवर्स चार्ली है, टू बोथ। बल्कि चार्ली ऑप्शन जो है वो हम चेंज करते हैं। नो इफेक्ट और डेल्टा है इसमें से नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं है। आइस और वाटर जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है, तो आपने प्रेशर इंक्रीज करना है। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा? अच्छा जी, आइस और वाटर की ज़रा आप इक्वेशन तो बनाओ। क्या है आइस? आइस हमारे पास है इस तरफ, और ये है जी हमारे पास वाटर, लिक्विड है। अच्छा, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, और वाटर का वॉल्यूम कम होता है। ऐसे ही है ना, आइस ऑक्यूपाइज 9% मोर स्पेस, आइस ऑक्यूपाइज 9% मोर स्पेस देन वाटर। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? आइस का। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड में। सो द राइट आंसर इज अल्फा। जी, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम करना है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा। तो किसका वॉल्यूम कम है? वाटर का। तो वो इसका मतलब रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम कम करना है। तो वो वॉल्यूम कैसे कम होगा? वाटर बना के। वाटर बनाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वाटर किस डायरेक्शन में बनेगा? फॉरवर्ड में। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। यहां पर हम
प्रेशर और वॉल्यूम के हवाले से ज़रा बात कर रहे हैं। ये जस्ट ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो फिर वॉल्यूम को कम करना है। रिएक्शन मिक्सर ने वॉल्यूम को कम करना है। पहले आइस लिखेंगे, कौन सी स्टेट पहले एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी स्टेट जो है वो अब आपके पास कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है। आइस आइस कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है ना। सॉलिड, कभी आपने आइस का एक्सपेरिमेंट नहीं किया? कभी आपने आइस क्यूब हाथ में पकड़ा है? आइस के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करो तो देखना वो मेल्ट होती है कि नहीं होती? नहीं, वाटर पहले, अगर आप, नहीं वाटर आपने पहले लिखना ही नहीं है। यहां पर वो कह रहा है कि आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है। आइस पहले लिखना है और वाटर बाद में लिखना है। तो ये कभी आप एक्सपेरिमेंट करना इसको, आप आइस क्यूब पकड़ना हाथ में और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना। प्रेशर अप्लाई करने से देखना उसका वॉल्यूम कम होगा, यानी कि वो मेल्ट होगी, यानी कि वो वाटर की तरफ जाएगी। जी, अब हम बात करेंगे। नहीं नहीं, हर केस में फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होता। हर केस में फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगा। कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनका फॉरवर्ड एंडो होगा और रिवर्स एक्सो होगा। ये जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं इसमें इसमें दोनों में फॉरवर्ड जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है हर रिएक्शन में फॉरवर्ड एक्सो नहीं होता। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं तो उनका फॉरवर्ड एंडो है और रिवर्स एक्सो होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो प्रेशर अप्लाई करके हम इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना। यही तो हमने पढ़ा कि हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे? प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर को चेंज करके हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? ली शैटलियर्स प्रिंसिपल आपको क्या कह रहा है कि जब एक ऐसा सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, अगर आप उसमें कंसंट्रेशन को चेंज करो या प्रेशर को चेंज करो या वॉल्यूम को चेंज करो या टेम्परेचर को चेंज करो तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो हमने यही किया। आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में थे, प्रेशर को चेंज करके हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर दी। पर यहां पर मोल्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं ना होगा। यहां पर यह अप्लाई होगा कि जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। अच्छा चलो, हम वो वाला कॉन्सेप्ट भी मान लेते हैं जो आप मोल्स वाली बात कर रहे हो। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? हम ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाते हैं ना। यानी कि हम जहां पर मोल्स ज्यादा है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम ज्यादा था और यहां पर वॉल्यूम कम था। तो तब भी यही बात होगी। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, यानी कि वो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ जाएगा। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे आगे कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। जी, जब आपने
कोई क्रिस्टल्स बनाने हो, किसी सॉल्ट के आपने क्रिस्टल्स बनाने हो, एक मिक्सचर के अंदर आपको सॉल्ट प्रेजेंट है और सॉल्ट जो है ना वो डिजॉल्व फॉर्म में है और आपने उसके क्रिस्टल्स बनाने हैं, तो आप कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करते हो। लेट से हमारे पास सोल्यूशन के अंदर है NaCl और NaCl सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हुआ है अपने आइंस में Na+ एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, आप क्या चाह रहे हो, आपने NaCl के क्रिस्टल्स बनाने हैं। क्रिस्टल्स कब बनेंगे, जब ये न्यूट्रल फॉर्म में आएगा, यानी कि जब ये इनसॉल्युबल फॉर्म में आएगा। ये सॉल्युबल फॉर्म है हमारे पास और ये इनसॉल्युबल फॉर्म है। इनसॉल्युबल फॉर्म में आएगा तो क्रिस्टल्स बनेंगे। तो आपके पास एक सॉल्यूशन के अंदर NaCl है और NaCl कुछ डिजॉल्व्ड है और कुछ डिजॉल्व नहीं है। तो आपने NaCl को प्यूरिफाई करना है, यानी कि NaCl के क्रिस्टल्स बनाने हैं, यानी कि आपने NaCl को सॉल्यूशन से बाहर निकालना है, यानी कि उसके आपने आइंस कम करके उसको न्यूट्रल फॉर्म में लेके आना है। तो आप क्या करोगे, आप एक बाहर से उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। आप बाहर से क्या ऐड करोगे, उस सॉल्यूशन के अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे और उसके अंदर एक आयन कॉमन भी होना चाहिए जो आपके सब्सटेंस के अंदर है, जो आपके सॉल्ट में मौजूद है। तो NaCl और HCl में जो आयन कॉमन है वो है क्लोराइड आयन, और HCl NaCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl HCl के मुकाबले में वीक इलेक्ट्रोलाइट है। HCl जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का तो कॉन्सेप्ट है ना आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो ज्यादा आयोनाइज होता है अपने आयंस में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कम आयोनाइज होता है अपने आयंस में। तो जब आपने इस सॉल्यूशन के अंदर HCl को ऐड कर लिया तो HCl जो है वो ज्यादा आयोनाइज होगा अपने आयंस में। तो चूंकि HCl जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में HCl हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन ज्यादा हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में कौन ज्यादा हो गया, क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए। जब क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए तो आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो चूंकि आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा हो गए तो ये क्लोराइड आयन सोडियम आयन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाने लग जाएंगे। जब आपने HCl ऐड किया तो HCl के ऐड करने से क्या हुआ, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो वो ज्यादा आयोनाइज हो गया अपने आयंस में। जब वो ज्यादा आयोनाइज हुआ तो क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। तो जब क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए तो वो सोडियम आयन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाने लग जाएगा। तो इस तरह NaCl जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने NaCl की आयोनाइजेशन को सुप्रेस किया है, हमने NaCl की आयोनाइजेशन को कम किया है। कैसे, बाय एडिंग द कॉमन आयन फ्रॉम द आउटसाइड। तो इसको हम कह रहे हैं द सुप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट by adding the common ion from the outside. ठीक है, आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को कम कर दिया, सुप्रेस कर दिया। कैसे, बाय एडिंग द कॉमन आयन फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। लेकिन यहां पर हम चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर HCl के लिए भी रिवर्सिबल साइन इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने NaCl को आयोनाइज होने से रोकना है। हम चाह रहे हैं कि NaCl अपने आइंस में कन्वर्ट ना हो, यानी कि ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाए। जो इसके आइंस है ना, NaCl के जो आइंस हैं वो किस फॉर्म में आ जाएं, न्यूट्रल फॉर्म में, ताकि NaCl सोल्यूशन से बाहर आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से इसमें HCl ऐड कर रहे हैं।
HCl जो है वो NaCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और इन दोनों में एक आयन कॉमन है। कौन सा आयन कॉमन है? क्लोराइड आयन। तो चूंकि HCl जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब HCl हमने ऐड किया तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई सोल्यूशन में। तो जब क्लोराइड आयन ज्यादा हो गए तो क्लोराइड आयन सोडियम आयन के साथ मिलके NaCl बनाने लग जाएंगे। तो इस तरह हमने NaCl की आयोनाइजेशन को कम किया, सुप्रेस किया, बाय एडिंग द कॉमन आयन फ्रॉम द आउटसाइड। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, पोटेशियम क्लोरेट को आपने प्यूरिफाई करना है और सोल्यूशन में आपके पास पोटेशियम आयन है और क्लोरेट आयन है। तो आप क्या ऐड करोगे? आप बाहर से इसमें ऐड कर रहे हो पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, तो दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? दोनों में पोटेशियम आयन कॉमन है। तो सोल्यूशन में पोटेशियम आयन ज़्यादा हो जाएंगे, तो पोटेशियम आयन क्लोरेट आयन के साथ मिलके पोटेशियम क्लोरेट बना देगा। इसी तरह आप H2S की आयोनाइजेशन को रोक सकते हो। H2S आयोनाइज हो रहा है हाइड्रोजन आयन में और सल्फाइड आयन में, तो आप इसमें बाहर से ऐड कर रहे हो HCl। HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जब आपने HCl ऐड किया तो HCl ऐड करने से हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए। हाइड्रोजन आयन सल्फाइड आयन के साथ मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड बना देंगे। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आपने प्यूरिफाई करना है। सोल्यूशन में हमारे पास हैं अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप बाहर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, अमोनियम क्लोराइड। तो दोनों में कौन सा आयन कॉमन है? अमोनियम आयन। तो सोल्यूशन में अमोनियम आयन ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब सोल्यूशन में अमोनियम आयन ज़्यादा हो गए तो अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये था जी कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी जिक्र किया। अच्छा, अब हम बात करेंगे बफर्ड सॉल्यूशंस की। बफर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? Those solutions which resist a change in pH, those solutions which resist the change in pH when small amount of an acid or a base is added to it। अच्छा, नॉर्मली क्या होगा, लेट्स से अगर आपके पास वाटर है, तो वाटर की पीएच क्या होती है हमारे पास? वाटर की पीएच होती है 7। वाटर इज न्यूट्रल। अगर आप वाटर में कोई एसिड ऐड कर दो बाहर से, आपने वाटर में क्या ऐड कर दिया? एसिड। तो एसिड ऐड करने से क्या होगा? सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो वाटर की पीएच 7 से कम हो जाएगी। फिर वाटर की पीएच 7 से कम हो जाएगी, यानी कि वाटर की पीएच चेंज हो जाएगी। जी, हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, जो हमारा सब्सटेंस है ना उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। और अगर आप इसमें बेस ऐड कर दो वाटर के अंदर, तो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी पीएच जो है वो 7 से ग्रेटर हो जाएगी। यानी कि अगर कोई आम सॉल्वेंट है ना हमारे पास, अगर हम उसमें एसिड या बेस ऐड करेंगे तो उसकी पीएच चेंज होती है। अगर हम वाटर में एसिड ऐड करेंगे तो उसकी पीएच 7 से कम हो जाएगी। अगर हम वाटर में बेस ऐड करेंगे तो उसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगी। या कोई भी आम सॉल्यूशन है हमारे पास, अगर हम उसमें एसिड ऐड करेंगे तो भी उसकी पीएच चेंज होगी, और अगर हम उसमें बेस ऐड करेंगे तो भी उसकी पीएच चेंज होगी। पोटेशियम क्लोरेट और HCl में कोई भी आयन कॉमन नहीं है। आयन का कॉमन होना भी ज़रूरी है। पोटेशियम क्लोरेट में एक पोटेशियम आयन है और एक क्लोरेट आयन है, जबकि HCl के अंदर एक हाइड्रोजन आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तो क्लोरेट और क्लोराइड में फ़र्क है। ठीक है जी। अगर हम किसी भी
कोई भी आम सोल्यूशन है हमारे पास, अगर हम उसमें एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसकी पीएच चेंज हो जाती है। लेकिन बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें अगर हम स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस की ऐड करें तो उनकी पीएच चेंज नहीं होती, या वो अपनी पीएच को चेंज होने में रेजिस्ट करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है जब आप स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस की ऐड करो, ये नहीं कि आपने बाल्टी भर के एसिड डाल दी या बाल्टी भर के आपने बेस ऐड कर दी और फिर आप उसको कहो जी चलो जी मुझे पीएच कांस्टेंट रख के दिखाओ। ऐसा नहीं है। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करें तो वो अपनी पीएच को चेंज ना होने दें, तो वो बफर सॉल्यूशंस है। ये नहीं कि आपने बफर सॉल्यूशंस के अंदर जो है ना बाल्टी भर के एसिड डाल दी है, अब आपको जी इसकी पीएच चेंज हो गई है। नहीं, स्मॉल अमाउंट में आपने एसिड ऐड करना है या बेस ऐड करनी है। बफर सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन क्या होती हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं बफर सॉल्यूशंस? डेली लाइफ में कहीं यूज होते हैं? जी, आपको पता है जैसे कि ह्यूमन ब्लड की पीएच है, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये आपसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। फ्यूचर डॉक्टर्स फ्यूचर डॉक्टर्स को ह्यूमन ब्लड की पीएच पता होगी। कितनी है जी? 7.35 से लेके ऑलमोस्ट 7.4 तक होती है। तो ये बड़ी नैरो रेंज है पीएच की, ब्लड की। अगर 7.35 से कम हो जाए या 7.4 से ज्यादा हो जाए तो बंदा फारिग है। 7 to 8, 7.35 से लेके 7.4 तक होती है। वैसे अगर 7 से कम हो जाए या 7.45 से ज्यादा हो जाए तो बंदा फारिग हो जाता है। ये पीएच बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो तो इसका मतलब है हम बफर सॉल्यूशंस पीते हैं, इसका मतलब हम अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर सॉल्यूशन पीते हैं हम। तो आप लोग कौन कौन से बफर सॉल्यूशंस पीते हो? घर वाले पूछें क्या पी रहे हो, मैं बफर सॉल्यूशन पी रहा हूं, क्योंकि अगर मेरी पीएच 7 से कम होगी ना तो मैंने मर जाना है। जी, हमारी बॉडी में नेचुरली बफर्स मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया है, ये अल्लाह ताला का करम है कि हमारी बॉडी में नेचुरल बफर्स मौजूद हैं, हमें पीने की ज़रूरत नहीं है। तो नेचुरल बफर्स कौन कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट बफर होता है हमारी बॉडी में, फॉस्फेट बफर होता है, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो बफर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, कुछ हार्मोन्स जो हैं वो बफर के तौर पे एक्ट करते हैं। अच्छा, इसी तरह जो कल्चर मीडिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो जब आप ग्रो करवाते हो, कल्चर मीडिया, उसको हम कहते हैं कल्चर मीडियम। वैसे आप लोगों को पता होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करवाते हो, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, इनको ग्रो करवाने के लिए एक खास पीएच चाहिए होती है। किसी खास पीएच पे ये ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक पीएच बरकरार रखनी होती है। इसी तरह जो फूड होती है, हमारी फूड इसलिए ख़राब होती है कि उसकी पीएच जो है वो बरकरार नहीं रहती। तो फूड की भी एक खास पीएच होती है। तो इंडस्ट्रीज में हर जगह जो है, हर सब्सटेंस की अपनी एक पीएच होती है और उसको बरकरार रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए बफर सॉल्यूशन ज़रूरी होते हैं। अब दो तरह के बफर्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे पास एसिडिक बफर्स,
और एक होते हैं हमारे पास बेसिक बफर्स। जी, एसिडिक बफर्स एसिडिक पीएच को मेंटेन रखते हैं और बेसिक बफर्स बेसिक पीएच को मेंटेन रखते हैं। एसिडिक बफर्स बनाते कैसे हैं? अब हम इनको बनाते कैसे हैं? तो एसिडिक बफर बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप कोई वीक एसिड लोगे। क्या लोगे? वीक एसिड। जैसे कि हमारे पास वीक एसिड है एसिटिक एसिड। वीक एसिड लेना है और इसका सॉल्ट बनाना है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो मैं वीक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं। तो मेरे पास AHOH बन जाएगा वाटर, और पीछे सॉल्ट बन जाएगा सोडियम एसिटेट CH3COONA। तो जब आपने वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाया तो जो सॉल्ट बना उस सॉल्ट को इसमें ऐड करेंगे। तो आपने वीक एसिड लेना है और इसका सॉल्ट लेना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सॉल्ट ऑफ इट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेनी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका सॉल्ट बनाना है और वो सॉल्ट लेना है। तो यानी कि हम क्या लेंगे? सोडियम एसिटेट। तो आप सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड को मिलाओगे तो ये आपके पास एसिटिक एसिड बफर बन जाएगा। अच्छा, बेसिक बफर अब आप लोग मुझे खुद बता सकते हो बेसिक बफर कैसे बनेगा? जी, यहां पर कॉमन आयन जो है वो कॉमन आयन इफेक्ट की ये प्रिंसिपल है। बफर सॉल्यूशंस जो हैं यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट इस्तेमाल होता है। बफर सॉल्यूशंस के अंदर कॉमन आयन इफेक्ट इस्तेमाल होगा। अभी हम इसको देखते हैं। जी, तो बेसिक बफर कैसे बनाएंगे? आप लोग बता सकते हो बेसिक बफर कैसे बनाएंगे हम? वीक बेस लेनी है। बेसिक बफर के लिए आपने वीक बेस लेनी है, और वीक बेस है जी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सॉल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। एंड सॉल्ट ऑफ इट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आप सॉल्ट बनाओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप रिएक्ट करवाओ किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl के साथ। तो HOH ये बन जाएगा वाटर, और जो सॉल्ट बनेगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। यानी कि आप इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये आपके पास बेसिक बफर बनेगा। तो इसमें MCQ आ जाता है इसमें से कौन सा एसिडिक बफर है, इसमें कौन सा बेसिक बफर है। तो वो बहुत सिंपल MCQ होता है। वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। वीक बेस होगी और उसका सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अच्छा जी, अब ये कैसे अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते इसको हम समझेंगे। हाउ डू दी बफर्स एक्ट? बफर्स कैसे एक्ट करते हैं, यानी कि कैसे ये अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते। तो हमारे पास लेट से ये एसिटिक एसिड बफर है। एसिटिक एसिड बफर में हमारे पास एसिटिक एसिड है मिक्सचर के अंदर। तो एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा अपने आयंस में, एसिटेट आयन बनाएगा और हाइड्रोजन आयन बनाएगा। और इसके साथ साथ हमने क्या लिया है? इसका सॉल्ट, दैट इज सोडियम एसिटेट। तो ये भी अपने आयंस में आयोनाइज हुआ हुआ है, एसिटेट आयन है और सोडियम आयन है। ठीक है, एसिटेट आयन है और सोडियम आयन है। तो ये हमारे पास एक एसिडिक बफर की कंपोजिशन है। सपोज हम बाहर से इसमें कोई एसिड ऐड कर दें। हमने बाहर से इसमें एसिड ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? एसिड। जब हमने इसमें एसिड ऐड किया तो एसिड से मुराद है हाइड्रोजन आयन। हमने बाहर से इसमें हाइड्रोजन आयन ऐड कर दिया। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे तो पीएच कम हो जाएगी। लेकिन ये क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन आयन बाहर से आए हैं, ये हाइड्रोजन आयन एसिटेट आयन के साथ मिलके एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो जो बाहर से हाइड्रोजन आयन आए थे वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में चेंज हो गए। तो पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीएच कांस्टेंट रही। अब आप बाहर से कोई बेस ऐड कर दो। बेस का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब आपने बाहर से इसमें बेस ऐड की
यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन ऐड की, तो जो आपने हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किए थे वो हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके वाटर बन जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रोडक्ट्स कम हो गए, तो ये और हाइड्रोजन आयन बना देगा, ये रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड करके और हाइड्रोजन आयन बना देगा, तो पीएच उधर ही आ जाएगी। तो इस तरह बफर्स जो हैं वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते। अच्छा बच्चों, 2 मिनट वेट करें, हम यहाँ अजान हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट। बस ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग लेक्चर जो रिमेनिंग रह गया ये सुन के फिर नमाज पढ़ लेना। अच्छा जी, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास लेट से एक बफर, एसिटिक एसिड बफर है। इस बफर के अंदर दो चीज़ें हैं ना, एक एसिड होता है और एक उसका सॉल्ट होता है। तो ये दोनों आयोनाइज हुए हुए हैं अपने आइंस में। लेट से हमने बाहर से इसमें एसिड ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? एसिड। एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। तो अगर आप हाइड्रोजन आयन इसमें ऐड करोगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज होने से पीएच की वैल्यू चेंज होगी ना, लेकिन ये अपनी पीएच की वैल्यू चेंज नहीं होने देगा। तो फिर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयन बाहर से आए थे ये हाइड्रोजन आयन एसीटेट आयन के साथ मिलेंगे और एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो वो जो हाइड्रोजन आयन बाहर से आया था वो एसिटिक एसिड की फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास आ गया, तो पीएच पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। जो बाहर से हाइड्रोजन आयन आया था वो एसिटिक एसिड की फॉर्म में चेंज हो गया, तो पीएच चेंज नहीं हुई। अब हम अगर बाहर से कोई बेस ऐड करें, बेस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो जो बाहर से हमने बेस ऐड किया है, हाइड्रोक्साइड आयन ऐड किया है, वो इस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगा और वाटर बन जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन्स यहां पर कम हो गए ना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिल गए तो हाइड्रोजन आयन्स कम हो गए। तो यहां पर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई।
तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए, रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाती है ना, तो ये एसिटिक एसिड फॉरवर्ड जाके ये जितने हाइड्रोजन आयन वहां चले गए थे वाटर में चेंज हो गए थे, उतने हाइड्रोजन आयन और बना देगा, तो पीएच बरकरार रहेगी, पीएच फिर उधर ही आ जाएगी। तो इस तरह ये अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देते। अब चूंकि हम बफर्स के अंदर दो चीजें लेते हैं, एक होता है एसिड और एक होता है सॉल्ट। अब हम कितना एसिड लेंगे और कितना सॉल्ट लेंगे, इस पे बेस करता है कि आपने जो पीएच रेंज है, मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने पीएच को बरकरार रखना है 4 to 5, तो मुझे एक ऐसा बफर सोल्यूशन चाहिए जो 4 to 5 पीएच को मेंटेन रखे। ठीक है, मतलब आपने जो बफर सोल्यूशन बनाना होता है ना, वो किसी खास पीएच रेंज का बनाना होता है। लेट से जैसे कि हमारे ब्लड की पीएच कितनी है, 7.35 से 7.4, तो वो जो बफर है ना वो इस पीएच को मेंटेन कर रहा है, यानी कि उस बफर की जो पीएच है वो 7 से लेके 8 तक है, वो इस पीएच को बरकरार रख रहा है। इसका मतलब है हम किसी खास पीएच वाला बफर सोल्यूशन बनाते हैं। तो वो बफर सोल्यूशन आप कैसे बनाओगे? वो बफर सोल्यूशन आप बनाते हो बाय हैंडरसन हेजलबेल्क इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? हैंडरसन हेजलबेल्क इक्वेशन। और इसमें ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर। अब pKa क्या होता है? हर एसिड की हमारे पास एक Ka वैल्यू होती है। हर एसिड की हमारे पास क्या होती है? अगर Ka वैल्यू ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर Ka वैल्यू कम है तो वो वीक एसिड है। तो जब हम इस Ka वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं ना, जब हम इस Ka वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो pKa कहलाता है। जब हम Ka वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो वो pKa कहलाता है। तो अगर आपने हमारे पास लेट से ये जो एसिटिक एसिड बफर है CH3COOH, इसकी pKa वैल्यू होती है 4.74। लेट से आपने जो बफर बनाना है, आप एक ऐसा बफर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हो जिसकी पीएच आप चाह रहे हो 4.74 से ज़्यादा। कितनी चाह रहे हो? ग्रेटर देन 4.74। तो इसका मतलब है pKa वैल्यू 4.74 है और मुझे इसका आंसर 4.74 से ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, ताकि मैं इसमें ये ऐड करूं तो इसका आंसर बड़ा आए। ठीक है, तो ये वैल्यू कब बड़ी होगी? जब सॉल्ट ज्यादा लोगे, एसिड कम लोगे। ठीक है, इस पॉइंट को अब आपने समझना है। अगर आप सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा लोगे तो ये न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो इसका आंसर बड़ा होगा, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। और अगर आप सॉल्ट कंसंट्रेशन कम लोगे तो इसका आंसर कम आएगा, ये वैल्यू माइनस में आएगी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीएच pKa से ज्यादा का बनाना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आपने बफर सोल्यूशन, एक ऐसा बफर सोल्यूशन बनाना है जिसकी pH उसकी pKa वैल्यू से ज्यादा हो, तो फिर आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा लेनी है एसिड कंसंट्रेशन से। ठीक है, और अगर आपने pH कम लेनी है, pH कम बनानी है pKa से, तो फिर आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन कम लेनी है एसिड कंसंट्रेशन से। और अगर आप चाह रहे हो कि pH pKa के बराबर हो, pH pKa के क्या हो? बराबर हो, तो फिर आप सॉल्ट कंसंट्रेशन और एसिड कंसंट्रेशन इक्वल लोगे। वो कैसे? हमारे पास इक्वेशन क्या है? pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। तो लेट से आपके पास सॉल्ट भी 1 है और एसिड भी 1 है, दोनों सेम है। लेट से आपके पास सॉल्ट भी 2 है और एसिड भी 2 है,
तो 2 1 जा 2, तो log 1 का आंसर क्या होता है? log 1 का आंसर 0 होता है। तो pH pKa के बराबर आ गई। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। अगर आप pH वैल्यू pKa से ज़्यादा चाह रहे हो तो फिर आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा लेनी है और एसिड कंसंट्रेशन कम लेनी है। और अगर आप pH वैल्यू pKa से कम चाह रहे हो तो फिर आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन कम लेनी है, एसिड कंसंट्रेशन ज़्यादा लेनी है। और अगर आप pH pKa के बराबर चाह रहे हो तो फिर आप सॉल्ट और एसिड कंसंट्रेशन इक्वल लोगे। अच्छा, इस हैंडरसन हेजलबेल की इक्वेशन की एक और फॉर्म है, pH इक्वल है। अब इस हैंडरसन हेजलबेल की इक्वेशन की आपने फॉर्म्स देखनी है। pH इक्वल है pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड कंसंट्रेशन के। अच्छा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। एक ये फॉर्म है हमारे पास, दूसरी फॉर्म क्या है? आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे? आप यहां पर माइनस का साइन ले आओ। जब माइनस का साइन ले आओगे ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फिर एसिड ऊपर हो जाएगा, सॉल्ट नीचे आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी ठीक है। अगर एसिड ऊपर है सॉल्ट नीचे है तो ये वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म भी होती है। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि ये जो लॉग सॉल्ट ओवर एसिड है ये इधर आके माइनस हो जाए, तो फिर पी के ए सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पी के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? पीएच में से माइनस करेंगे लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। ठीक है, ये भी फॉर्म्स इसकी बन सकती हैं। अच्छा, और भी इसकी फॉर्म्स बनती हैं। ये जो सॉल्ट होता है ना, इसकी जगह आप बेस भी लिख सकते हो। ये सॉल्ट बेसिकली कहां से आता है? सॉल्ट की जगह आप बेस भी लिख सकते हो। तो ये इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग बेस ओवर एसिड। ठीक है, ये सॉल्ट की जगह आप जहां जहां सॉल्ट है वहां आप बेस लिख दो, तो वो भी पॉसिबल है। pH इज इक्वल्स टू pKa माइनस लॉग एसिड ओवर बेस। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म्स आपने याद रखनी है इसकी। तो ये था जी बफर सॉल्यूशंस। अब आखिरी टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है केएसपी। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी उन कंपाउंड्स के लिए होता है जो स्लाइटली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से? और एक और इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि वो वैसे तो मेजॉरिटी आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो मेजॉरिटी, ये 5 मिनट का काम है। वैसे तो मेजॉरिटी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी में लीस्ट सॉल्युबल होते हैं या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। उनके लिए हम केएसपी लेते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स। और बेसिकली इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है ना, इन सॉल्यूशंस की, ये उन सॉल्यूशंस के लिए होता है जिनकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 हो या उससे कम हो। इनकी मोलर कंसंट्रेशन या तो 0.01 के इक्वल हो या 0.01 से कम हो। इनके लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किन के लिए होगा? जिनकी मोलर कंसंट्रेशन 0.01 हो या उससे कम हो। और ये स्लाइटली सॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। इसको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल भी कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे पास है जी लेड क्लोराइड PbCl2। PbCl2 बहुत कम आयोनाइज होता है, तो Pb+2 एंड क्लोराइड आयन। तो हम इसका Kc लिखेंगे। तो Kc किसके इक्वल है? लेड आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन।
और ये जो मोल्स है यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी डिवाइडेड बाय लेड क्लोराइड की कंसंट्रेशन। और ये किसी खास टेम्परेचर पे हम के ले रहे होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये जो लेड क्लोराइड कंसंट्रेशन है ये चेंज नहीं हुई। इस ये जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है इसकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ लाकर केसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लीस्ट सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड है। तो ये जो लेड क्लोराइड कंसंट्रेशन इनटू केसी है ना, इसको हम कहते हैं केएसपी। इसको हम क्या कहेंगे? केएसपी, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये आपको बता भी रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आयंस के कंसंट्रेशन के। यानी कि अगर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब उसकी केएसपी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा केएसपी होगी। और अगर आयंस कम बनेंगे, अगर आयंस की कंसंट्रेशन कम है तो केएसपी भी कम है और सॉल्युबिलिटी भी कम है। ठीक है, तो केएसपी वैल्यू हमें यह बताती है कि उसकी सॉल्युबिलिटी का कम है या ज्यादा है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? या तो आप इससे, आपको सॉल्युबिलिटी गिवन होती है आप केएसपी निकाल लेते हो, या केएसपी गिवन होती है सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हो। इसमें दो काम होते हैं, या तो आपको सॉल्युबिलिटी गिवन होगी केएसपी निकाल लोगे, या केएसपी गिवन होगी सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। तो इसमें अभी हम एक और प्रेसिपिटेशन की भी बात करेंगे। जी हमारे पास क्वेश्चन है, द मोलर इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl the molar concentration of silver ion and chloride ion is 1 into 10 raised to power minus 5 molar each. What is the value of KSP? जी कंसंट्रेशन आपको गिवन है, आपने KSP मालूम करनी है। तो 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5, बीटा ऑप्शन है 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15, चार्ली है 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 0.1, 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10, और डेल्टा ऑप्शन है 0.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5। ये दोनों बोर्ड का है, ये पंजाब बोर्ड में भी है, फेडरल बोर्ड में भी है, दोनों में है। फेडरल बोर्ड में भी है ये। और फेडरल बोर्ड में एक और बात है, वो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। जी जी सब में ही है ये। और एक और बात जो फेडरल में एडिशनल है वो अभी हम करेंगे, जो पंजाब में नहीं है। जी तो AgCl की आप पहले इक्वेशन बना लो। AgCl इसकी आप बनाओ इक्वेशन। तो ये एक सिल्वर आयन बनेगा, एक क्लोराइड आयन बनेगा। तो कह रहा है इनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 दोनों की। यानी कि इनकी सॉल्युबिलिटी हमें पता है। तो आप KSP लिखो। तो KSP किसके इक्वल है? सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन के। तो वैल्यूज पुट कर दो, 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 और 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5। ये हो जाएगा 1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा है। तो ये 2 माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 10 हो जाएगा।
So the right answer is Charlie. 1 into 10 raised to power minus 10. जी, अब आखिरी कॉन्सेप्ट जो फेडरल बोर्ड में है, ये जो KSP वैल्यू है या जो आयंस की कंसंट्रेशन है, इससे हमें प्रेसिपिटेशन के बारे में भी पता चलता है। लेट्स से हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम फ्लोराइड आयोनाइज हो रहा है कैल्शियम आयन में और फ्लोराइड आयन में। लेट्स से इसकी जो आपके पास KSP वैल्यू आ रही है, इसकी जो स्टैंडर्ड KSP वैल्यू है, इसकी स्टैंडर्ड KSP वैल्यू है जी सपोज 10 रेज टू पावर 3, या मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूँ। इसकी स्टैंडर्ड KSP वैल्यू है 100। इसकी स्टैंडर्ड KSP वैल्यू है 100। अच्छा, किसी खास इंस्टेंट पे आपने इसका KSP फाइंड आउट किया और उसको हम KSP नहीं कहेंगे, उसको हम Q प्राइम कहेंगे। तो Q प्राइम किसके इक्वल होगा? कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन के इनटू फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन के, और जो यहाँ पर इसके मोल्स 2 हैं वो यहाँ पर इसकी पावर बन जाएगी। जी, हम कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। आपको आयंस की कंसंट्रेशन दी जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस आपको गिवन होगा, आपको KSP की वैल्यू गिवन होगी। आपने ये बताना है प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं, बस हम 5 मिनट, इंशाल्लाह नहीं होती कज़ा। जी, ये बात आपने इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लेना है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट्स बनना। तो इन दोनों में से प्रेसिपिटेट्स किसके बनेंगे? जो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है ना, उसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे ना। तो कैल्शियम फ्लोराइड जब हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में है तो प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। कैसे? आपको आयंस की कंसंट्रेशन दी जाएगी, आपको KSP वैल्यू दी जाएगी और आपको कहा जाएगा बताओ प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आपने उन आयंस का आपने KSP लिखना है, और इसको हम KSP नहीं कहेंगे, इसको हम Q प्राइम कहेंगे, क्योंकि जो वैल्यूज जो कंसंट्रेशंस आपको गिवन है, आप वो वैल्यूज पुट करके, KSP तो गिवन है आपको, तो जो वैल्यूज आपको गिवन है आप उससे फाइंड आउट करोगे। तो लेट्स से आपके पास जो कंसंट्रेशन, इन दोनों की आपने कंसंट्रेशन पुट की और इस Q प्राइम का आंसर आ गया लेट्स से 200। तो अगर Q प्राइम का आंसर ज्यादा आ जाए KSP से, अगर Q प्राइम का आंसर ज्यादा आ जाए KSP से, तो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे, देन प्रेसिपिटेट्स विल फॉर्म। इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा? वो आयंस आपस में मिलेंगे और दोबारा न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि वो प्रेसिपिटेट्स बना देंगे। और अगर Q प्राइम कम है KSP से, तो इसका मतलब आयंस की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब है प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स विल नॉट फॉर्म। ठीक है, इस बात को समझना है। अगर आपके पास जो आयंस की कंसंट्रेशन जो आपको दी गई है, आप उन आयंस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, अगर उसका आंसर KSP से बड़ा आ जाता है तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, अगर उसका आंसर छोटा आ जाता है तो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा, आपको उसकी KSP वैल्यू दी जाएगी और आपको उसमें आयंस की कंसंट्रेशन दी जाएगी। लेट्स से यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन है आपके पास 2 और इस आयन की कंसंट्रेशन है 10। आपको कंसंट्रेशन दी गई तो आप उनकी कंसंट्रेशन पुट करोगे यहाँ पर। तो इसकी कंसंट्रेशन थी 2, इसकी थी 10, तो फिर 10 का हम स्क्वायर भी लेंगे क्योंकि फ्लोराइड आयन का स्क्वायर था। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। तो अगर जो आपकी वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आपने निकाली है, अगर वो वैल्यू KSP वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे।
ये देखो स्टैंडर्ड केएसपी वैल्यू तो आपको गिवन है ना, कि उस मतलब कि उसकी स्टैंडर्ड जो है इतने आइंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसने आपको एक आइंस दे दिए और कहा कि बताओ कि प्रेसिपिटेट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स बनने से मुराद है कि वो कंपाउंड अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा, वो कंपाउंड अपनी सॉलिड स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप कंसेंट्रेशन पुट करके आपका आंसर वो स्टैंडर्ड केएसपी वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, तो फिर प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास आइंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा था, तो रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो वो प्रेसिपिटेट बना देगा। जी, केएसपी की वैल्यू दी होगी, आपको आइंस की कंसेंट्रेशन भी दी होगी। जी, क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बस ये आपने याद रखना है। प्रेसिपिटेशन अकर्स when the product of ionic concentration is greater than KSP, बीटा है लेस देन KSP, इक्वल टू KSP, और इक्वल टू यूनिटी। जी, तो ये एमसीक्यू पास्ट पेपर में आया हुआ है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसेंट्रेशन इज, अगर आयनिक कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट केएसपी से ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगी, तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। सो द राइट आंसर इज अल्फा। जी, मुबारक हो, ये यूनिट खत्म हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम और रिएक्शन काइनेटिक्स दोनों का मिला के टेस्ट होगा। तो इससे रिलेटेड ना आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जो आज हमने टॉपिक पढ़े हैं, इससे रिलेटेड आपने प्रैक्टिस करनी है, और जो मसला हो वो आप कल पूछ लेना मुझसे। केमिकल बॉन्डिंग का यूनिट जो है वो बाद में है, आपको जो स्केड्यूल दिया गया है उसमें आप देखो, केमिकल बॉन्डिंग का यूनिट जो है वो बाद में है। जी, तो अब आप लोग जल्दी से नमाज़ पढ़ लो, फिर आपकी आगे क्लास भी होगी। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए यूनिट के साथ, रिएक्शन काइनेटिक्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और वैसे आप लोगों को कहना चाहिए, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, आप लोगों ने, आप लोग बिल्कुल भी ना पढ़ना।
क्योंकि बच्चे जो है ना वो ऑपोजिट काम करते हैं, साइकी है। जब इनको कहा जाए पढ़ लो तो नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब है अगर इनको कहा जाए